तो मुंबई का किंग कौन में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हम मुंबई के जो चुनाव के नतीजे हैं उस पर बात करेंगे और उसके साथ ही मुंबई के सहित जो बाकी 10 महानगर पालिका हैं उनके चुनाव के नतीजों के बारे में भी बात करेंगे। मुंबई के साथ ठाणे, नासिक, पुणे और नागपुर, महाराष्ट्र के सारे महानगरों की महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आज पता चल पाएंगे और उसके साथ ये भी पता चल पाएगा कि आखिरकार मुंबई का किंग कौन है। ये उद्धव ठाकरे के हाथ में जाती है या देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अपना नाम पूरा दांव पर लगाया था, उनके नाम पर मुंबई महानगर पालिका वोट करती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सईद अंसारी रहेंगे, उसके साथ संजय पुगलिया हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से चरणजीत सिंह सप्रा है और उसके साथ बीजेपी के गेस्ट भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ बाकी हमारे कई रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर है। कमलेश सुतार मातोश्री पर उद्धव ठाकरे के घर पर मौजूद है। उसके साथ गौरव सावंत शिवसेना भवन पर है, विद्या बीजेपी दफ्तर पर है और वीरेंद्र सिंह गुनावत मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर है। सारे लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे आना कब शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सही 10 बजे मतगणना शुरू होने वाली है। तो बस इंतजार मतगणना का है और जैसे ही नतीजे आते हैं हम आपको बताएंगे। मुंबई कहते हैं कि दिन में भागता दौड़ता ये शहर है और रात भर जागता है, यानी कि डबल प्रेशर वाला ये शहर है। और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में जब चुनाव हो रहे हैं तो लेकिन पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में चला गया है। ये पहली खबर आ रही है ताजा। अमरावती से रीता पटोले निर्विरोध चुनी गई है, ये पहला नतीजा आया है और ये नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया है। पिंपरी चिंचवाड़ में भी बीजेपी जीती है। तो ये दो नतीजे, पहले परिणाम जो आए हैं स्थानीय निकाय चुनावों के महाराष्ट्र से, वो आए हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन साहिल, हम संजय जी से सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, सप्रा जी के पास भी आएंगे यहाँ पर। संजय जी, मुंबई भारत की नहीं दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या मुंबई का जो मतदाता है, जो स्थानीय निवासी है, वो आपको कंफ्यूज नजर आता है बीजेपी और शिवसेना की प्यार मोहब्बत तकरार लड़ाई झगड़े से? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुंबई में आप ये कह सकते हैं कि दो राय है, लेकिन इस बार जिस तरह का वोटर टर्नआउट हुआ है उससे मुझे लगता है कि एक बड़ी क्लैरिटी है। सबसे पहले तो ये कि शहर को ठीक बनाना है तो हमको पार्टिसिपेट करना होगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। रहा बीजेपी और सेना के बीच तकरार का, तो सेना 20 साल तक रूल करती रही है बीएमसी को। अब उसके बाद बीजेपी अपना एक दांव खेल रही है, ऊपर में नरेंद्र, नीचे में देवेंद्र वाला। उसका थोड़ी देर के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये कहना चाहिए कि बीजेपी के लिए शायद ये सबसे बड़ा उन्होंने कैंपेन माउंट किया कि अपनी कुछ जगह बना पाएं। अभी तक शिवसेना के वो पीछे चलते थे, अब वो शिवसेना के बराबर या अलग खड़ा होना चाहते हैं, ये उनकी कोशिश है और लगता है कि शायद थोड़ा ठीक ठाक ही करेंगे। लेकिन अभी चूंकि थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएंगे तो हमको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। संजय जी, एक चीज़ हमने काफ़ी देखी, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना का नाता इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में सत्ताधारी जो भी था उसने कभी मुंबई पर ध्यान नहीं दिया। महानगर पालिका के चुनाव है वो लोकल नेता देख लेंगे ऐसे करके छोड़ देते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र में रैलीज ले रहे थे, इस बार देखा कि देवेंद्र फडणवीस मुंबई में रैलीज ले रहे हैं। तो ये बदलाव क्यों आया बीजेपी? ये आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी तक की जो राज्य सरकारें होती थीं वो महाराष्ट्र को ध्यान में रखती थीं। रूरल बैकग्राउंड के नेता होने के कारण उनका फोकस महाराष्ट्र पर होता था और मुंबई को एक वो अलग ही चीज़ मानते थे, एक शहर मानते थे। जबकि हम लोग हमेशा ये तुलना करते रहते थे कि जितना बड़ा बजट बीएमसी का है, कई राज्य सरकारों का बजट उतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये नेग्लेक्ट हुआ। पहली बार शायद ऐसा है कि एक तो नागपुर की पृष्ठभूमि है देवेंद्र फडणवीस की, अर्बन नेता है, अर्बन नेता हैं, युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं अपनी मृदुता के बावजूद, अपने एक बहुत पोलाइट सेल्फ के बावजूद देवेंद्र फडणवीस लंबी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि पहली बार हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, उनकी छवि लगती है कि एक अच्छे खासे ठीक से बात करने वाले। उद्धव ठाकरे एक माइल्ड मैनर, बिल्कुल विपरीत उनके पिता के। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों जिस तरीके से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, अपनी छवि से उभर कर एक नया रूप उनका दिख रहा है। बिल्कुल। और एक दूसरी चीज है जिसको पता नहीं देवेंद्र कैसे हैंडल करेंगे और उद्धव कैसे हैंडल करेंगे। बीजेपी का प्रॉब्लम ये था कि अभी तक वो सीनियर पार्टनर थे, शिवसेना सीनियर पार्टनर थी, बीजेपी जूनियर पार्टनर थे। अब पहली बार इनको लगता है कि हमारे लिए मौका है कि शिवसेना को छोड़ दो।
मुझे लगता है उद्धव समय पर समझ गए जी। हैं कि एक वक्त आएगा जहां ये गठबंधन का धर्म भूल जाने वाले हैं। जी। इनको बहुत छोटी छोटी पार्टियों से बीजेपी डील करने में कंफर्टेबल रहती है। जी। कोई बड़ा अलाई हो, बड़ा गठजोड़ पार्टनर हो, उसके साथ निगोशिएट करना पड़े, शर्तें माननी पड़े, ये ना मोदी जी का स्वभाव है ना अमित शाह का स्वभाव है। जी। देवेंद्र फडणवीस लगता है कि कहीं बीच वाले हैं, लेकिन अभी तो अलग हो गए, लड़ाई भी हो गई और अब ये देखना होगा कि कैसा नंबर आज आता की है। तारीख जिसमें में तो दोनों हाथ- देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के मानस पुत्र माने जाते हैं भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी के अंदर, तो लगता है कि वो पूरा अडॉप्ट कर रहे और हैं ये उनकी इस साइड। मानस पुत्र को इसलिए वॉच करना चाहिए कि लंबी रेस का घोड़ा होने के कारण ये अपनी एक जगह कार्व आउट करने में लगा हुआ है, ये अपनी एक जगह बनाने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल। संजय जी, सवाल यहाँ पर यही आता है कि आप लेकिन हम बीजेपी दफ्तर एक बार, क्योंकि दो नतीजे पहले बीजेपी के पक्ष में गए हैं, सीधे विद्या के पास लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर से। विद्या, क्या खबर है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? जी, माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी हैं। पटाखे फोड़ने के प्रिपरेशंस हैं, फूलों के गुलदस्ते आते हुए हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, काफ़ी सारे गुलदस्ते लाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ पे नेता नहीं है, अंदर क्लोज डोर मीटिंग्स चल रही हैं। आशीष शेलार जो यहाँ पर मुंबई के अध्यक्ष हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है, कई बड़े और नेता भी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ जहाँ मीटिंग चल रही है वहाँ पर कोई अंदर जाने नहीं दे रहा है, क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। किस बारे में है इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जो आंकड़े आएंगे उसके आगे की रणनीति वो लोग तय करना चाहेंगे और इसी वजह से ये मीटिंग्स चल रही हैं। हालांकि सबको इंतजार है कि पूरे जो फिगर्स है, कंसोलिडेटेड फिगर जब तक आएगा उसके बाद ही पूरे यहाँ पटाखे और फूलों के गुलदस्ते बांटने का सिलसिला यहाँ शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है विद्या। संजय जी, बीजेपी दफ्तर में बाहर कोई नहीं है, अंदर नेता हैं और विद्या ये कह रही हैं कि अब सबको चिंता ये है बात की, क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो भी ये संकेत दे रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत किसी को मिल नहीं रहा है और आपको फिर से मिलना होगा। यही सवाल हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे और शुरुआत भी इसी से की। केंद्र में आप साथ में रहते हैं, राज्य में आप साथ में रहते हैं, आप स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अलग हो जाते हैं, मतलब आप अपने पत्ते हमेशा खुले रखते हैं, जब चाहें मिलते हैं, जब चाहें अलग हो जाते हैं। तो क्या ये आपने जो कहा था कि हाईएस्ट टर्नआउट, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अगर नहीं है जनता में, तो क्या स्पष्ट बहुमत या फिर से वही स्थिति, तो फिर दोनों पार्टियों का रुख क्या होगा? ये देखिए, वो बिल्कुल उस नंबर पर डिपेंड करेगा कि 80 हैं, 85 हैं, 90 हैं, 100 हैं, कितने हैं। हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि इतनी लड़ाई के बीच इन दोनों को वापस हाथ मिलाना पड़े। ऐसा नंबर भी आ जाए अगर इसमें छोटे मोटे कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ और एमएनएस वगैरह का सहारा लेकर के काम चल जाए, तो ये राहत की सांस लेंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन वहां भी तो दिक्कत है, क्योंकि पहले उन्होंने भाई का हाथ ठुकरा दिया था, अब किसी ना किसी के पास तो जाना पड़ेगा, जिनको ठुकराया है उनके पास जाके हाथ तो मिलाना पड़ेगा। हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर 100 कितने चाहिए, 118 चाहिए, 114 चाहिए, 114 चाहिए, 114 अगर नहीं है, उसके नीचे कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम तो करना ही संजय जी, पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये जो टैक्टिक है ये कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और एनसीपी से सीखे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने यही देखा था कि दोनों आपस में ऐसे लड़ते थे कि जैसे कब उनका संबंध टूट जाए। एग्जैक्टली, ये नया मॉडल है कि हम अभी गठबंधन में रहेंगे, चुनाव में अलग हो जाएंगे, चुनाव के बाद फिर जुड़ जाएंगे। तो ये सैद्धांतिकता की बात छोड़ दीजिए, पब्लिक भी इसको डाइजेस्ट करके बैठी हुई, कोई इसका बुरा नहीं मानती, ऐसा लगता है। यही सवाल था संजय जी बहुत बड़ा कि पब्लिक को क्या हो गया। हम चरणजीत जी के पास आ जाते हैं, साफरा जी के पास। ये बताइए साफरा जी कि बरसों से शिवसेना का कब्जा है बीएमसी पर, बीजेपी शिवसेना मिलकर राज्य की और सरकार भी चलाते हैं, बीएमसी भी चलाते हैं। आप तो और पिछड़ते जा रहे हैं, पिछले चुनाव में आप और पिछले से कम हो गए थे, तो ऐसी वजह क्या है कि क्यों आखिर आपका कोई दखल नहीं है, कोई होल्ड नहीं है, क्यों आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं या इन दोनों दलों की ये जो जुगलबंदी है, गठबंदी, उसे एक्सपोज नहीं कर पाते हैं? कमी कहाँ है? आपने जिक्र किया पिछले चुनाव का, 2012 में हम एनसीपी के साथ लड़े थे, उससे पहले हम 2007 में अकेले लड़े थे। 2007 में हमारे पास 72 सीटें थी, 2012 में कम इसलिए हुई क्योंकि हमको एनसीपी से शेयर करना पड़ा और ऐसी सीटें एनसीपी मांगती थी कि जो हमारी सीटें थी जहां पर हम जीत सकते थे। दूसरी बात यह है कि करीबन 15 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस 100 से लेकर 400 वोट के अंदर हारी थी। तो वो 52 जो हुआ है वो अधिकतर जो हमने एनसीपी को सीटें देनी पड़ी हमको,
उसकी वजह से हुआ, इसलिए हमने इस बार वो अलायंस नहीं किया कि हमको बहुत सी ऐसी सीटें उनको देनी पड़ती है जो हम जीत सकते, तो हमारा नंबर तो कम हो जाता है। हम दूसरी बात पूछ रहे हैं, ये तो आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि सीटें हमने कम लड़ी, इसके वजह से कम सीटें मिली या जो भी है। कम लड़ी नहीं, ठीक है, आपको शेयर करनी पड़ी। हाँ। मेरा कहने का मतलब जो मैंने संजय जी से भी पूछा था कि इससे पहले आपका 15 साल राज रहा महाराष्ट्र में लगातार 1999 से लेकर 2014 तक। आपके मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस बार कोशिश की कि शिवसेना को हेड ऑन लो, खुद इन्वॉल्व करो, अपनी छवि प्रोजेक्ट करो और कहो कि मैं इस शहर के लिए खड़ा रहूंगा, उसका नतीजा बीजेपी को शायद आज मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि उनकी जो 32 की टैली है वो आज डबल हो सकती है। इस स्थिति पर आकर वो पहुंचे हुए हैं। क्या आपने ये मौका गवा दिया है? आपके पास जब मौका था तब आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और आपको सबसे बड़ा मौका तो 2012 में मिला था, क्योंकि तब तो राज ठाकरे अलग पार्टी बनाकर शिवसेना बीजेपी के सामने खड़े थे। वो मौका आपने गवा दिया है, आपको नहीं लगता ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शिवसेना ने हर समय जब भी ये चुनाव आया है महानगर पालिका का, इन्होंने थोड़ा जातिवाद की तरफ, मराठी मानुस की तरफ उसको दौड़ाते हैं और ये पोलराइजेशन करने का प्रयास करते हैं। तो 28% है, केवल 28% तो संख्या है, बाकी सारे तो आपके वोटर्स रहे हैं। 28% पूरा वो लेना चाहते हैं ना, उसी तरह से ये ट्रेंड चली जाती है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना को हार्दिक पटेल आए और गुजराती वोट दिला करके चले गए, ऐसा तो है नहीं। आप तो अपनी बात कीजिए। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल ठाकरे जी ने तब कहा था, उनका स्लोगन था कि काँग्रेसचे शांती पटेल, जनता पार्टीचे रजनी पटेल, मराठी म्हणाला कसं पटेल। अब वो हार्दिक पटेल की नहीं पटेल, अब वो 60 के दशक की बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मराठी वोटों पर सत्ता नहीं पा सकती है शिवसेना, पहले ही समझ चुकी है, ठीक है। अब जो स्थिति है, उनको लगता है कि बाकी लोगों को साथ में लेना चाहिए, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस हैज मिस्ड द बस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया मुंबई। कांग्रेस हैज नॉट मिस्ड द बस। ये जो आपके आंकड़े जो दिखा रहे हैं आप, 30 से 35 सीटें कांग्रेस की, ये डेफिनेटली एनहांस होगा। ये आज आप अभी लिख के ले लीजिए, मुझे फिर बुलाइएगा 3 बजे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एनहांस होंगे आंकड़े। इससे पूछना ये भी जरूरी होता है, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस केवल सेना बीजेपी से नहीं, तो गुरदास कामत से भी लड़ रही थी, क्योंकि वो तो ऐसे लगे हुए थे। वो तो टिकट वितरण तक का नहीं, ऐसे होता कैसे? है। वही तो होता है, वही तो होता है। मैं दूसरी देखिए, गुटबाजी से कोई हम इतना ड्रास्टिकली नीचे आएंगे, ऐसा कई चीजें होती हैं। हाँ, गुटबाजी थी उसमें, और उसका आकलन हमारी हाईकमांड ने किया है। हाईकमांड तय करेगी उस पर क्या आगे निर्णय करना है या क्या एक्शन लेना है। कांग्रेस के लिए हम लोग बहुत आसान कर देते हैं ये कह करके कि अरे शायद गुटबाजी के कारण हार गए। मेरी राय अब बदल गई है। जहां जहां विपक्षी स्पेस क्रिएट हो रहा है, वहां बीजेपी के अलाई होने के बावजूद शायद अपोजिशन के वॉइस के तौर पर जिस प्रकार उद्धव और देवेंद्र लड़े, हो सकता है कि उद्धव ने अपोजिशन का स्पेस भी एक सेंटिमेंट को कैप्चर करके अपने को और नया अपोजिशन बना लिया हो, जो कांग्रेस का नेचुरल स्पेस होना चाहिए था। और अगर एग्जिट पोल सही हैं तो इस पर तो कंसेंसस अभी दिख रहा, हो सकता है हम गलत हों कि कांग्रेस शायद पार्टी नंबर 3 होने जा रही है। इस वक्त हम लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत। वीरेंद्र, क्या खबर है? किसी से आपकी बात हो पाई है? क्या चल रहा है अंदर? क्या अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर से अभी से वही कवायद और वही चिंता और चिंतन मनन, क्या खबर मिली है वीरेंद्र? अब तक बहुत ही शांति का माहौल है इस वक्त वर्षा के बाहर। आप अगर मैं सीधी तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रही है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अब भी अपने बंगले के अंदर हैं, और जो हमारी सूत्रों से बात हुई थी उन्होंने यही कहा कि जब भी नतीजे जैसे जैसे आना शुरू होंगे, बीजेपी के अंदर के जो तेवर है या कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है वो बाहर निकलते हुए आएगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर यहाँ से निकलेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या रहेगी। अगर उन्हें मेजोरिटी अगर नहीं मिलती है, उनको जो आंकड़े जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो नहीं मिलते, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या वो शिवसेना को अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त वर्षा के बाहर बहुत ही शांति बनी हुई है, लेकिन अंदर काफी गर्मा गर्मी और काफी एक वो कहते हैं कि पूरी टीम के साथ अंदर सीएम बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, दोबारा आएंगे आपके पास। संजय जी, आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को हमें गुटबाजी कहकर छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या वो कारण रहे, सापरा जी तो नहीं मानेंगे, आपकी दृष्टि में कि कांग्रेस अपनी पकड़ नहीं बना पा रही? कांग्रेस के लिए मुंबई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। महाराष्ट्र के ये सारे शहरी निकायों के चुनाव बहुत बड़े मौके थे,
लेकिन कांग्रेस को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। बहुत ज़बरदस्त थकान है, पुराने आइडियाज़ की शिकार है, और आजकल का चुनाव जिसमें सत्तारूढ़ दल और ख़ास करके मुंबई जैसा चुनाव और विपक्ष दोनों के लिए खर्च साधन कोई इशू नहीं है, सब इक्वल फुटिंग पे हैं, एक तरीके से लड़ सकते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा हो लेकिन सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके पास भी वही टूल अवेलेबल है, दूसरे के पास भी वही अवेलेबल है, लेकिन आइडियाज़ की कमी है, थकान है। और इतना बड़ा मौका, इसमें आपने नोटबंदी का हल्ला मचाया, आपको लगा कि सारे देश में नाराज़गी होगी। मुंबई जैसे शहर में अगर आप इन चीज़ों को भुना नहीं पाते हैं, आपको अपनी बात कहना नहीं आता, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, और उसके बाद जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं वहाँ भाग करके ढूंढते हैं मेरे खिलाफ गुटबंदी, इस ग्रुप ने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस पार्टी की 90% एनर्जी टॉप टू बॉटम अंदर के इश्यूज से निपटने में जाती है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन हमको इनको समझाना भी नहीं चाहिए, इनके लिए एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए, इनको समझ में भी नहीं आने वाला। आपको समझ में नहीं आने वाला है। और गंभीर बात कर दी है। सापरा साहब मुझे लगा नाराज होंगे, मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनको मालूम है कि वो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे ऐसी हैं। बात नहीं है, आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं उसके आधार नहीं, पर नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। ये कह रहा हूँ कि वो आंकड़े एनहांस होंगे। नहीं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने मेहनत किया है, वो आपको 3 बजे तक नजर आ जाएगा। वो उससे जल्दी नजर आ जाएगा साबरा जी। जी। सटीक नतीजे महाराष्ट्र निकाय चुनावों के आज तक पर, और हमारे साथ संजय चित्रे जी भी जुड़ चुके हैं और प्रेम शुक्ला जी भी आ चुके हैं। लगातार हम बने हुए हैं हमारी इस पेशकश पर। नतीजे सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जिक्र तो संजय जी आपने किया, बहुत सख्त बातें की। सापरा जी ने भले ही आपको छोड़ दिया हो, लेकिन जो लोग सापरा जी का कहना है कि जब एक्चुअल नतीजे आएंगे तब देखेंगे, साबित होंगे तो क्या कीजिएगा, वो सही साबित हुए तब आप क्या कहेंगे ये भी हम देखेंगे। तब शायद आज कुछ सलाह, जो नेक सलाह है वो थोड़ी दुरुस्ती करनी पड़ेगी। वो आपके काम नहीं है, आपके लेकिन काम। अगर सईद तो का हम ये कह कहना है देंगे- कि अगर नतीजे हमारे तरीके से निकले तो आपको वो सलाह माननी पड़ेगी। ये बात सलाह मानेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड इस वक्त सीरियस है, और जाहिर है कि जिसकी वजह से हम हारेंगे उनके ऊपर एक्शन जरूर होगा। तो ये फिर चलो, आपने ये अपने- बहुत अपने बड़ी बात ऊपर- कही है। नहीं, लेकिन अपने ऊपर देख ली वही बात। एक्शन में बिजी रहेंगे, हाँ। राज्य सरकार के खिलाफ नया आंदोलन छेड़ने के बाद उसमें सोचेंगे, वो बाद में प्रायोरिटी बाद सोचेंगे, में। इसके बारे में बात। देखिए, बहुत आंदोलन छेड़े आप सभी ने देखे हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर जो भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हुआ, सभी हुआ असर है। नहीं हो लेकिन रहा है ना। कहाँ, मैं बता रहा साहब, असर हूँ नहीं हो रहा है। कहाँ क्या हुआ है, वो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जो नीचे के स्तर पर जाकर के जो भाषा बोली है उसको मीडिया ने अधिक दिखाया है, और जो स्पेस ऑपोजिशन पार्टी की होनी चाहिए थी वो इन्होंने ली है। उसको अफजल खान कह के, उसको निजाम का बाप कह के, एक को हिजड़ा कह के और दूसरे को सांप कह के, और सांप को दूध पिलाने की बात करके, ये तमाम सारी बातें जो है मीडिया ये स्पेस पूरा कब्जा कर लिया नीचे के स्तर पर जाकर के जो इन्होंने बोले हैं, उसकी वजह से मीडिया ने इनको स्पेस दिया है। वो अपोजिशन पार्टी का स्पेस इन्होंने लिया है, सपरा जी, और उसका एक प्रभाव जनता पर जो बना है वो आपके नतीजे जो दिखा रहे हैं। संजय जी, आप ने क्योंकि अभी ज्वाइन किया है, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी और शिवसेना जो अलग होते हैं, मिलते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुंबई का जो विकास है वो सफ़र होता है, उस पर असर पड़ता है। उसका फ़ायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाई? लेकिन उससे बड़ा सवाल तो आप पर है कि वो फ़ायदा आप क्यों नहीं उठा पाए? साहिल जी, बीजेपी और शिवसेना का जो झगड़ा चालू है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। जब डोंबिवली कल्याण महानगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके पहले एक दूसरे के सिर्फ कपड़े फाड़ने के बाकी थे, ऐसी हालत थी। लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, उनके नतीजे आए, और जिस दिन उनको लगा कि अपने 10-10, 12-12 कम गिर रहे, आपकी आवाज़ हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुरंत होते हैं हाजिर। साहिल जोशी, संजय पुगलिया हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।